नमस्कार सभी साथियों को। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन विहारिका ज्योतिष से। मैं हूँ राकेश शर्मा और मेरे साथ बैठे हैं हमारे बड़े भाई श्री राधे श्याम जी शर्मा, प्रसिद्ध ज्योतिषविद और वास्तुविद। तो साथियों, हम वास्तु के ऊपर लगातार आपसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि वास्तुदेव क्या है, वास्तुदेव के बाद भूमि का परिवेश कैसा हो, भूमि के आसपास वनस्पति कैसी हो, और आज हम बात करेंगे भूमि का ढलान, भूखंड जो लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने भूखंड के बारे में भी बताया था कि भूखंड कैसा हो, और आज हम यदि हमने प्लाट लिया है, भूखंड लिया है, तो उसमें ढलान किस ओर होना चाहिए, इस संबंध में आज हम आपसे बात करवाएंगे हमारे बड़े भाई साहब की, कि भूमि का ढलान कैसा होना चाहिए भूखंड में। नमस्कार सभी साथियों को। आज भूमि के ढलान को लेकर के चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। श्रावण मास है। श्रावण मास भगवान शंकर के लिए पूजा का है, तो हम भगवान शंकर की प्रार्थना से ही इसे शुरू करते हैं, श्रावण मास इस प्रोग्राम को। नमः शिवाभ्याम सरसोत्सवाभ्याम नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम नारायणेनार्चित पादुकाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। भगवान शंकर की प्रार्थना के बाद हम इस भूमि के ढलान की चर्चा को लेकर के आए हैं। भगवान शंकर की प्रार्थना इसलिए की गई है कि ब्रह्मांड में देवताओं को जब कार्यभार संभलाया गया था, तब इस पृथ्वी मंडल का भार भगवान शंकर को संभलाया गया था, और इसी कारण से भगवान शंकर को पशुपति नाथ कहा जाता है। इस जम्बूद्वीप के, इस पृथ्वी मंडल के समस्त चर अचर संपत्तियों के स्वामी शंकर भगवान है। जब ढलान की रही बात, हम ढलान की व्यवस्था देखते हैं तो हमें अधिकतर चारों तरफ समतल जमीन दिखाई देती है। समतल जमीन अच्छी रहती है, लेकिन बरसात का जब पानी गिरता है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, इनमें से किसी एक दिशा की तरफ, निम्न स्तर की तरफ जल का प्रवाह बना रहता है। जल के इस प्रवाह को देख करके ये पता लगाया जाता है कि भूमि दक्षिण में ऊंची है या पश्चिम में है, कहाँ पर है। भूमि की ढलान को यदि देखा जाए प्लाट लेने के पहले, भूखंड खरीदने के पहले, तो यह देखे कि यदि भूखंड की दक्षिण और पश्चिम दिशा ऊंची रहती हो, तो ऐसी दक्षिण पश्चिम ऊंची दिशा वाली आयु वृद्धि को करने में सहायक होती है, धन वृद्धि करने वाली होती है। दक्षिण और पश्चिम को लेकर के बनती है एक दिशा नैऋत्य दिशा, और इसी तरह से उत्तर और पश्चिम वाली दिशा वायव्य दिशा बनती है। ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा का वायव्य स्थान, दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य स्थान, ये भूभाग यदि ऊंचे होंगे और पूर्व दिशा, उत्तर दिशा का कोना यदि भूखंड में नीचे होगा, तो ऐसा भूखंड आयु वृद्धि करने वाला होता है। वहां रहने वाले सभी की आयु श्रेष्ठ रहती है, धन की वृद्धि होती है। अब जैसा कि आपने बताया कि दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य, इन दिशा में यदि भूखंड की ऊंचाई है, या हम जो निर्माण करते हैं उसमें थोड़ी ऊंचाई रखते हैं, तो बड़ी शुभ होती है। लेकिन बाकी अन्य दिशाएं भी हैं, जैसे ईशान्य दिशा से अग्निकोण या फिर उत्तर या अन्य दिशाएं भी, तो इनके ढलान के लिए वास्तु क्या बताता है? ये वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा और उत्तर दिशा यदि नीची होती है, दक्षिण पश्चिम ऊंची होती है, तो वो भूखंड बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें भी ईशान्य कोण, पूर्व और उत्तर,
वो यदि नीचा होता है तो वो सर्वोत्तम होता है। पूर्व दिशा से मकान में सुख शांति आती है और उत्तर दिशा से धन संपत्ति आती है। और आज के समय में व्यक्ति को धन और सुख दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जब पानी बहता हुआ आता है तो नीची जगह पर वो आकर के स्थिर हो जाता है, उसके सामने ऊंचाई वाली जगह आ जाती है तो वहां पर रुक जाता है। यदि दक्षिण पश्चिम ऊंची होगी तो पूर्व की तरफ से आने वाली सुख शांति उस भूखंड में रुक जाएगी। इसी तरह से उत्तर की तरफ से आने वाली धन संपत्ति वहां पर रुक जाएगी और वहां पर अपव्यय नहीं होगा। तो ईशान्य कोण की तरफ यदि नीची है तो वो धन देने वाली जगह होती है, वो भूखंड धन संपत्ति देने वाला होता है। पशु पशु एक तरह से धन माना जाता है। प्राचीन समय में पशुओं का बहुत महत्व था। लोग पशुओं को अपने जीवन के समान, अपने जान के समान पालते थे, कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस कलयुग में मशीनीकरण हो गया है तो पशुओं की उपयोगिता कम कर दी गई है। तो वो पशु के स्थान पर हम यहाँ पर मशीनरी चीजों को भी ले सकते हैं, ट्रैक्टर इत्यादि। इनके लिए भी ये नेहरू ईशान्य कोण यदि नीचा रहेगा तो बहुत भाग्य वाला होता है, वृद्धि देने वाला होता है। इसी तरह से ईशान्य कोण यदि नीचा है तो संतानों को भी सुख देने वाला होता है। पर यदि ईशान्य कोण और अग्नि कोण का भूखंड ऊंचाई लिए हुए हो तो वह धन का नाश करने वाला होता है, पशुओं को नष्ट करने वाला होता है और संतान के लिए भी संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाला होता है। जैसा कि बताया कि ईशान्य से अग्निकोण तक यदि भूमि का ढाल नीचा है तो वो शुभ रहता है, लेकिन यदि इनकी ऊंचाई है ईशान्य से अग्निकोण तक, मकान में भी जब भवन बनाया है और उसमें यदि ऊंचाई रखी है तो थोड़ा सा वो धन के लिए, पशुओं के लिए या संतान के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला बन जाता है। अब यदि किसी भूखंड में मध्य का स्थान या तो नीचा होता है या फिर ऊंचा होता है तो इसका क्या परिणाम होता है? यदि भूखंड का मध्य भाग ऊंचाई लिए हो और भूखंड के चारों तरफ भूमि नीची हो तो ऐसा बहुत ही शुभ होता है, शुभ समृद्धि देने वाला होता है। अधिकतर हम कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों के मकान होते हैं, ऊंची चोटी पर बने हुए मकान रहते हैं, या हम मकान बनाते समय उनको मध्य से ऊंचा कर देते हैं और चारों तरफ की दिशाएं यदि नीची होती है उस भूखंड की तो वो भूखंड बहुत ही अच्छा और सुख देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि चारों तरफ से ऊंचाई हो और भूखंड गड्ढे में हो तो वहां पर संघर्ष वाली स्थितियां भूखंड के स्वामी को भुगतनी पड़ती है। भवन निर्माण में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भवन में मध्य का भाग थोड़ा सा ऊंचा हो और चारों दिशाओं में थोड़ा नीचा भाग हो तो बड़ा शुभ माना जाता है। कहने का अर्थ है कि मध्य में थोड़ी सी गहराई न रहे, अन्य दिशाओं की अपेक्षा ऊंचाई रखना चाहिए तो शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि भूखंड का आकार कैसा हो। कई आकार के भूखंड होते हैं, अलग अलग साइज के हम प्लॉट लेते हैं, अलग अलग साइज से हम निर्माण कार्य करते हैं, तो इनका आकार अलग अलग होता है, तो इनका क्या प्रभाव होता है? भूखंड का निर्माण तो हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं, उनके आकार को अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन इन भूखंड में एक होता है गणितीय आकृति के अनुसार आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड में आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती है। ऐसा आयताकार भूखंड बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ में वर्गाकार भूखंड, वर्गाकार में चारों भुजाएं भूखंड की बराबर रहती है तो ये वर्गाकार भूखंड भी बहुत अच्छा रहता है। तो भूखंड खरीदते समय ये ध्यान रखा जाए कि वो या तो आयताकार हो या वर्गाकार हो। इनके अलावा एक भूखंड और होता है
जिनके पास में काफी बड़ी जगह हो और वो अपना भूखंड बनाते हैं, आवासीय भूखंड, वो भूखंड वो ऐसा बनाते हैं जो दिखाई देने में अलग हो, और वो एक तरह से वृत्ताकार सा भूखंड बना देते हैं। वृत्ताकार भूखंड अति उत्तम भूखंड कहलाता है। वृत्ताकार भूखंड का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चारों दिशाओं में द्वार दिए जाए। ऐसा नहीं हो कि एक ही तरफ दिशा में द्वार हो, वृत्ताकार को चारों तरफ से द्वार दे दिया जाए और चारों तरफ खुली जगह रहनी चाहिए। ऐसा भूखंड जो वृत्ताकार में कोई रहता है, वह व्यक्ति एक प्रशासक के समान कार्य करने वाला होता है। उसके आज्ञा को सभी पालन करते हैं और वहां पर रहने वाले व्यक्ति के आदेश को सब मानते हैं। इनके अलावा न्याय का परिक्षेत्र भी वृत्ताकार वाला होता है। वृत्ताकार भूखंड में रहने वाले व्यक्ति सारी न्याय की बातें करते हैं, अन्याय की तरफ नहीं बढ़ते हैं। एक होता है षटकोण, समभुज षटकोण, समान भुजाओं वाले षटकोण वाला क्षेत्र, यह भी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत उत्तम होता है। तो आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और षटकोण वाले भूखंड बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब कुछ भूखंड ऐसे होते हैं जो सामने जहाँ मुख्य द्वार होता है, वहाँ जो आगे की जो भुजा है उसकी नाप तो कम होती है, लेकिन जो पिछली भुजा है पीछे की तरफ मकान की, उसकी ज्यादा होती है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि लोगों में धारणा भी है कि जिसे कहते हैं गोमुख, आगे से तो कम और पीछे से ज्यादा। एक और धारणा है जिसे कहते हैं नाहर मुख, नाहर यानी शेर। शेर जैसे आगे से बड़ा मुंह रहता है तो आगे की भुजा मुख्य द्वार वाली तो ज्यादा नाप रहती है और पीछे से कम रहती है। तो ये दो धारणाएं काफी प्रचलित है, तो इनके बारे में भी बताइए कि इनसे क्या प्रभाव पड़ता है इस प्रकार के मकान या भूखंड हो तो। वैसे आयताकार वर्गाकार भूखंड होते हैं वो ज्यादा उत्तम रहते हैं, पर कभी ऐसा भूखंड हमें दिखाई देता है जिसका अगला वाला हिस्सा, मुख्य द्वार वाला हिस्सा थोड़ा सकड़ा या कम नाप वाला हो और उसका पृष्ठ भाग काफी फैला हुआ हो। ऐसे भाग को हम बोलते हैं गोमुख भाग। ये आवास के हिसाब से ये स्थान बहुत अच्छा होता है। गोमुख वाले मकान में रहने वाला व्यक्ति हर तरह से सुखी समृद्ध बना हुआ रहता है। इसके ठीक विपरीत दिशा में मुख्य द्वार वाला हिस्सा थोड़ा लंबाई लिए हो और पीछे का हिस्सा सकड़ा हो, उसको हम बोलते हैं बाघमुखी, नाहरमुखी या शेरमुखी। ये खराब होता है, पर ये खराब किसके लिए होता है? आवास वालों के लिए। और यदि भूल से इसमें रहना पड़ जाए, अपने को आवश्यक हो, तो कुछ वास्तु विज्ञान के अनुसार शुद्धिकरण की चीजें हैं, वो हम बाद में आगे इनके विषय में चर्चा करेंगे। उससे नाहरमुखी का प्रभाव कम हो जाएगा, यह कार्य कर सकते हैं। तो जो बाघमुखी, नाहरमुखी या शेरमुखी भूखंड हो, वह व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसे स्थान में अपने दुकान लगाई जाए, ऐसे स्थान में उद्योग धंधे डाले जाए, अपना ऑफिस लगाया जाए कार्य करने के लिए, तो वो बहुत ही शुभ होता है। गोमुख आवास के लिए शुभ और बाघमुखी भूखंड व्यापार के लिए शुभ होता है। आज बहुत अच्छी जानकारियाँ, जैसे भूमि का ढलान कैसा हो, किस दिशा में भूमि ऊंची हो, किस दिशा में थोड़ी भूमि नीची होनी चाहिए, गोमुख भूखंड के का क्या प्रभाव हो और बाघमुखी भूखंड का क्या प्रभाव होता है, इनके बारे में आपने जानकारियां दी। तो सभी श्रोताओं का पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप देखते रहिए हमारे विहारी का ज्योतिष चैनल को, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए। आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।